Hello everyone, this is Neelu Sharma. Come up again to you with one more interesting topic of psychology, that is case history. It comes under the syllabus of BA Part 3 and Paper 6. So let's have a look about case study or case history. So first of all, I'll discuss what is case history and what is the purpose of case history to use in diagnostic field or field of psychology. So case studies are in-depth investigations of a single person, group, event or a community. केस स्टडी एक ऐसा मेथड है जो साइकोलॉजी में नहीं, साइकोलॉजी के अलावा दूसरे फील्ड्स में भी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होता है. लेट मी क्लियर दिस वंस. और इस मेथड के थ्रू किसी भी यूनिट का, इधर ये कोई इंडिविजुअल है, पर्सन है, कोई ग्रुप है, कोई इवेंट है या कोई कम्युनिटी या समुदाय है, उसका डीप या डेप्थ स्टडी किया जाता है. केस स्टडी साइकोलॉजी के फील्ड में ब्रॉडली यूज होता है, वाइडली यूज होता है. कोई भी इंडिविजुअल या क्लाइंट या पेशेंट आपके पास जब सबसे पहले इंटरवेंशन या हेल्प के लिए आता है तो हमारे पास सबसे पहला चैलेंज होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. तो केस स्टडी जो है वो पहला मेथड है या पहला टेक्निक है जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल के पास्ट लाइफ, प्रेजेंट और उसकी प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. उसके बाद से हम थेराप्यूटिक या ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्लान बना के आगे प्रोसीड करते हैं. तो केस स्टडी साइकोलॉजी की फील्ड में कैसे स्टार्ट हुआ? सिगमंड फ्रॉयड, हु इज सेड टू बी फादर ऑफ एब्नॉर्मल साइकोलॉजी. जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि सिगमंड फ्रॉयड कौन थे और साइकोलॉजी के फील्ड में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है. तो इन्होंने अपने पेशेंट का डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया और उनकी प्रॉब्लम को ना सिर्फ अंडरस्टैंड किया इस विधि के द्वारा बल्कि उसकी ट्रीटमेंट में भी, उनके जो इलनेस थी, उनकी जो डिसऑर्डर थी, उसके ट्रीटमेंट में इस मेथड का ब्रॉडली एंड वाइडली यूज किया. और आज भी एब्नॉर्मल साइकोलॉजी एंड साइकेट्री में सबसे पहला और सबसे बेसिक जो मेथड है वो केस स्टडी ही है, जिससे इंडिविजुअल जो पेशेंट है उसकी लाइफ के बारे में हमें क्लियर पिक्चर या क्लियर इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है. जब भी हम केस स्टडी करना स्टार्ट करते हैं या केस स्टडी को केस हिस्ट्री मेथड भी बोलते हैं, तो जब कोई हमारे पास क्लाइंट आता है और हम केस स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ हायरार्की होती है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए. तो आइए देखते हैं कि वो क्या प्रोसेस है या क्या हायरार्की है जिसे हम फॉलो करके पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. तो सबसे पहले हम उसके बारे में प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन लेते हैं. इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, जब आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है अपनी प्रॉब्लम लेके अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने गार्डियन या किसी भी केयर टेकर के साथ में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हम गैदर करते हैं. उसको हम प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक सूचना कहते हैं. पेशेंट का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसकी एजुकेशन कहाँ तक रही है, अगर वो फंक्शनिंग या वर्किंग है तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका सोशल लाइफ या स्टेटस कैसा है. इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ टू प्रिपेयर केस स्टडी और केस हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट और पेशेंट. उसके बाद से हम उसकी पास्ट लाइफ के बारे में या उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन से स्टार्ट होकर उसकी जो प्रेजेंट लाइफ है वहाँ तक की इंफॉर्मेशन होती है. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि पेशेंट अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपके पास आया है, आपके पास इंटरवेंशन के लिए आया है, तो आप उसके पास्ट को इतना क्यों कुरेद रहे हो और आप उसके कंसेप्शन के टाइम से इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हो, उसका क्या एप्लीकेशन है. तो कंसेप्शन के टाइम से इन्फॉर्मेशन हम इसलिए लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई हेल्थ इशू है, कोई सीवियर हेल्थ इशू हुआ है, तो उसका इफेक्ट उसके फेटस के डेवलपमेंट पड़ता है, उसके फिजिकल और उसके मेंटल डेवलपमेंट. तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसकी प्रॉब्लम जो आज है उस प्रॉब्लम की शुरुआत कहीं उसकी मदर के प्रेगनेंसी के टाइम में तो नहीं हो गई थी. ओके. फिर हम देखते हैं कि बर्थ के टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, मदर की हेल्थ जो थी, बच्चे का जब जन्म हो रहा था एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी मदर के हेल्थ के पैरामीटर्स क्या थे, वो नॉर्मल डिलीवरी थी किसी कॉम्प्लिकेशन के बिना या कोई कॉम्प्लिकेशन थी, कोई बर्थ ट्रॉमा तो प्रेजेंट नहीं था. बर्थ के टाइम अगर
कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे भी बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है या उसकी जो ओवरऑल उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है फिजिकल और मेंटल, उस पर असर पड़ता है। बर्थ के टाइम अगर बर्थ क्राई था कि नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हम लेते हैं। हाइपोक्सिया एक कंडीशन है जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसका असर भी बच्चे के दिमाग के विकास पे पड़ता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इसलिए गैदर करते हैं कि हमें समझ में आए कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही उसकी प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल फेज में ही कहीं ऑब्स्टेकल या कहीं ट्रॉमा आ गया था जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, या लेटर स्टेज में उसकी प्रॉब्लम जाके डेवलप हुई थी। अभी हमने उसकी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन ली, उसकी पास्ट लाइफ की इन्फॉर्मेशन लेगी, उसके बाद से हम उसके प्रेजेंट प्रॉब्लम जो है उस पर फोकस करेंगे और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन हम किसी से भी ले सकते हैं, उसके प्राइमरी केयर गिवर, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके गार्डियन हो सकते हैं, उसके कलीग, फ्रेंड, जो भी अवेलेबल सोर्सेस है। इवन समटाइम पेशेंट हिमसेल्फ अगर वो इस कंडीशन में है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो ये इन्फॉर्मेशन हम उससे भी कलेक्ट कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे प्रेजेंट प्रॉब्लम हम देखते हैं सबसे पहले कि उसकी जो उसका IQ लेवल क्या है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि वो अपने बारे में बता सके, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सके, उसके इंटरेस्ट मेन क्या रहे हैं, उसकी हॉबीज क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, किस क्षेत्र में उसका रुझान ज़्यादा रहा है, उसके इमोशनल स्टेट्स कैसे हैं, वो इमोशनली स्टेबल है या उसका मूड लेवाइल है, उसके मूड फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स कैसी रही हैं, वो एक एवरेज स्टूडेंट रहा है, अबव एवरेज, या बहुत बिलो एवरेज रहा है, क्या उसकी अचीवमेंट्स रही हैं। और केस स्टडी को प्रिपेयर करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें इंटरव्यू आ गया, क्लिनिकल इंटरव्यू, क्वेश्चनर्स अप्लाई कर सकते हैं हम, पर्सनालिटी टेस्ट टू गेट डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिज पर्सनालिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके और अगर हम केस स्टडी के बारे में देखें कि ये कैसा मेथड है, तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है, रेदर कि ये एक फैसिलिटेटिंग मेथड है टू अंडरस्टैंड और डायग्नोज पेशेंट्स प्रॉब्लम और प्रिपेयर अ ट्रीटमेंट और थेराप्यूटिक प्लान ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे हम डिफरेंट क्वालिटेटिव टेक्निक्स जैसे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या उसकी डायरीज के थ्रू इन्फॉर्मेशन। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो जो स्पॉन्टेनियसली लेते हैं, हम पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करके नहीं रखते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन, उसकी जो डायरीज है जिसमें उसमें अपने बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसकी हेल्प ले सकते हैं। उसके पर्सनल नोट्स जो है, उसके लेटर, फोटोग्राफ, उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसे उसके केसेस नोट्स हैं, क्लिनिकल नोट, एप्टिशन रिपोर्ट्स। तो ये सारे जो मेथड्स हैं, इन सब के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम केस स्टडी प्रिपेयर करते हैं। तो केस स्टडी इज नॉट अ independent method itself, rather it is a facilitating method to get information about the patient or individual. In a case study, all available data are surveyed and the significant conditions are assembled, organized, and then studied. A case study presents the story of individual in a complete way and as well as objective as possible. Case study में हम क्या करते हैं, जो information मिली है, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसका सर्वे करेंगे और उसकी जो सिग्निफिकेंट कंडीशन, हमें जो लगता है कि जो उसके लाइफ इवेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल प्रेजेंट टाइम, उसे हम सही ढंग से असेंबल करके, ऑर्गेनाइज करके और फिर उसका स्टडी करते हैं। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे क्लिनिशियन को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से मिल रही है। एक्सटर्नल सोर्स मीन्स उसके पेरेंट्स, उसके कलीग्स, उसके एम्प्लॉयर, उसके टीचर्स। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लिनिशियन अपने तरफ से नहीं दे रहा है, ना ही वो उसके पास कोई ऐसा सब्जेक्टिव मेथड है जिससे इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहा है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री फ्रॉम द क्लिनिशियंस बायसनेस रहते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव और एक्सटर्नल सोर्सेज से मिल रहे हैं। वो मेनली बायोग्राफिकल होते हैं, उसके लाइफ के इवेंट से रिलेटेड होते हैं, उसकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड, उसके प्रेजेंट लाइफ से, डे टू डे लाइफ के रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव स्केच बनता है इंडिविजुअल के पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ के बारे में। And the information available in the case study are accumulated together and interpreted, and diagnosis is made which will serve as a starting point for the treatment. यहाँ जो information हमें मिल रही है उसे हम
क्यूमुलेट करके, इंटरप्रेट करके उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है फॉर द ट्रीटमेंट। जब तक हम पेशेंट के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके कारण क्या है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम उसमें शुरू हुई है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसके प्रॉब्लम को मेंटेन कर रहे हैं, मीन्स क्या क्या कारण है सराउंडिंग में, उसकी फैमिली में, सोसाइटी में या उसके लाइफ में जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई है, और क्या कारण है जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम मेंटेन हुई है, लाइफ में बनी हुई है। इसको इंटरप्रेट करके फिर हम उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, और उसके बाद से एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें केस स्टडी के थ्रू मिलता है कि हमें अपना ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट कैसे करना है, जब हमें पूरी पिक्चर मिल जाती है उसके प्रॉब्लम के बारे में। और यहाँ पे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी प्रिपेयर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेसिबल डेटा को गैदर करते हैं। जैसे उसकी मेडिकल रिकॉर्ड्स हमें पता चलेगा कि उसकी हेल्थ कैसी रही है, उसे कोई फिजिकल कॉम्प्लिकेशन या फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट लेके हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ के साथ में उसका रिलेशनशिप कैसा है, वर्क फ्रंट पे उसकी फंक्शनिंग कैसी है, वो क्या प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है या फिर वो प्रोडक्टिव एम्प्लॉय नहीं है। उसके स्कूल रिपोर्ट्स लेते हैं, उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट करके उसके डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट्स के बारे में, मेंटल स्टेट्स के बारे में हम एक इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं जो कि डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेस हैं, एज यू कैन सी मेडिकल रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, स्कूल रिपोर्ट्स और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट, टेस्ट की रिपोर्ट्स भी होती हैं। और यहाँ जब हम केस स्टडी स्टार्ट करते हैं तो इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट टूल होता है, वो है क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू क्या है? जब भी हमारे पास पेशेंट आता है किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसका इंटरव्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल इंटरव्यू, क्योंकि क्लिनिकल पर्पज से हो रहा है, उसकी डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि क्लिनिकल इंटरव्यू जो है हम उसके फैमिली मेम्बर के साथ कर सकते हैं, उसके फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स, एम्प्लॉयर, वर्कमेट या अदर कोई भी इंडिविजुअल जिसको उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। पेशेंट अगर इस कंडीशन में है कि वो अपने बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो केस स्टडी प्रिपरेशन में हम उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो रिवलिन ने एक आउटलाइन तैयार किया था कि केस स्टडी में जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो डेटा मिल रहा है, उसको किस हायरार्की या किस सीक्वेंस में लें और कैसे उसे अरेंज करके पेशेंट की प्रोफाइलिंग करें। तो आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो वो इसलिए आता है क्योंकि उसे कुछ कंप्लेन है, कुछ प्रॉब्लम्स है और वो आपसे क्लिनिकल इंटरवेंशन चाहता है। तो सबसे पहले आपके पास जब आएगा क्लाइंट या पेशेंट, तो आपको उसकी चीफ कंप्लेंट्स क्या क्या है उसे नोट डाउन करना है। चीफ कंप्लेंट्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे उसे नींद नहीं आ रही है, उसे भूख नहीं लग रही है, किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, वो सोशल गैदरिंग कम हो गई है, इरिटेबल मूड हो गया है, बात बात पे गुस्सा करता है, एग्रेसिव हो गया है, डिस्ट्रप्टिव बिहेव करने लग गया, कुछ भी कंप्लेन हो सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन टर्म ऑफ प्रिपेयरिंग केस स्टडी और केस हिस्ट्री, हमें उसकी कंप्लेंट्स को नोट डाउन करनी है। पेशेंट प्रोवाइड कर रहा है तो भी, उसके फैमिली मेम्बर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी। उसके बाद उसके फिजिकल अपीयरेंस जो है उसे हम नोट डाउन करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस में आ गया उसका हेल्थ कैसा है, उसका ओवरऑल आउटलुक कैसा है, वो केम्ड एंड टाइडी है या अनकेम्ड एंड अनटाइडी है, उसके बाल प्रॉपर बने हुए हैं, कॉम्ड है या अनकॉम्ड है। उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है उसको ऑब्जर्व करके उसके बारे में भी हम राइट डाउन करते जाते हैं। उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट्स को जानने के लिए जैसे मैंने अपने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में, तो एज पर द नीड ऑफ सिचुएशन हम कोई भी एक पर्टिकुलर टेस्ट सेलेक्ट करके उसकी पर्सनालिटी का असेसमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें उसकी पर्सनालिटी की मेन मोटिव्स, उसके ट्रेट्स, उसके इमोशंस का पता चल जाएगा और उसके पर्सनालिटी का एक प्रोफाइलिंग या एक असेसमेंट कर लेंगे। फिर उसके एजुकेशनल स्टेटस क्या रहे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम ले लेंगे, उसके पेरेंट्स से या जरूरत पड़ी तो उसके टीचर्स से। मेडिकल एग्जामिनेशन, आपके पास फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कोई पेशेंट आता है तो समटाइम्स क्या होता है कि उसे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सेकेंडरी हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म से इंडिविजुअल बहुत फिजिकली इल है, क्रॉनिकली इल है, तो उसको डिप्रेशन, एंग्जाइटी
ऐसे ही डेवलप हो जाता है। तो हमें उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी ज़रूरी होता है करने के लिए कि पता चले कि उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के पीछे मेडिकल कॉज तो नहीं है, उसकी फैमिली एनवायरनमेंट कैसी है, फैमिली में रिलेशनशिप कॉर्डियल है, अनकॉर्डियल है, हैप्पी है, या फैमिली मेम्बर्स के बीच में स्ट्रेन रिलेशनशिप है। तो ये सब फैक्टर भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फैमिली एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखना जरूरी है, उसका नेबरहुड कैसा रहा है। तो ये रिवलिन ने एक आउटलाइन बनाई थी जिसके थ्रू हमें हायरार्की और सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन जो हमें प्राप्त हुई है डिफरेंट सोर्सेज से, उसे हम अरेंज कर सकते हैं टू प्रिपेयर अ गुड केस स्टडी और केस हिस्ट्री। नाउ कमिंग अप टू इवैल्यूएशन ऑफ केस स्टडी मेथड। तो इसके स्ट्रेंथ क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहला स्ट्रेंथ है इट प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट और क्लाइंट। केस स्टडी में हम फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू प्रेजेंट टाइम, हम उसके बर्थ के पहले से लेके उसके प्रेजेंट लाइफ में उसके लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में हर सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टडी होता है इंडिविजुअल के प्रॉब्लम का या पर्सनालिटी का, वो बहुत डीप और डिटेल स्टडी होता है। इस मेथड से हमें फ्यूचर या फर्दर स्टडी के लिए भी एक तरह का इंसाइट मिलता है, क्योंकि यहाँ डीप स्टडी कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या होता है कि जो केसेस या जो स्टडी हम लेबोरेटरीज में नहीं कर सकते हैं, वो स्टडीज भी हम केस स्टडी में, वो केसेस भी केस स्टडी में हम कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ के बहुत सी सिचुएशन हैं जिनको हम लेबोरेटरी में रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, बट केस स्टडी मेथड में हम वो सिचुएशन को रिक्रिएट कर सकते हैं, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसका जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है वो वास्ट है। केस स्टडी इज ऑफन यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होता है जिसमें हम नए ज्ञान की खोज के लिए रिसर्च करते हैं, तो केस स्टडी उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और ये थ्योरीज को डेवलप करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। साइकोलॉजिस्ट जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, बेसिकली जो इंडिविजुअल का एज अ होल स्टडी करता है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या करता है, इंडिविजुअल की स्टडी एज अ होल करता है, तो उनके लिए केस स्टडी मेथड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड हो जाता है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल के होल लाइफ के बारे में एक स्केच, एक प्रोफाइलिंग की जा रही है। और लास्ट में है केस स्टडी प्रोवाइड्स एंड डीप इंसाइट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट। ये अंडरस्टूड है कि केस स्टडी में जब हम डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो ये इंडिविजुअल के प्रॉब्लम के बारे में एक बहुत ही डीप इंसाइट डेवलप करता है, या बहुत ही गहरी समझ या अंडरस्टैंडिंग उसके प्रॉब्लम के बारे में प्रोवाइड करता है। ये इसके एडवांटेजेस थे केस स्टडी मेथड के। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला डिसएडवांटेज है कि वी कैन नॉट जनरलाइज द रिजल्ट्स टू द वाइडर पॉपुलेशन। केस स्टडी से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है किसी इंडिविजुअल, किसी ग्रुप या किसी कम्युनिटी के बारे में, उसके जो रिजल्ट है उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते पॉपुलेशन पे, उसे हम सामान्यीकृत नहीं कर सकते। ओके, और फिर है रिसर्चर्स ओन सब्जेक्टिव फीलिंग में इन्फ्लुएंस द केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है, ये मैंने पहले बताया था, बट उस इन्फॉर्मेशन को गैदर जो कर रहा है वो क्लिनिशियन या रिसर्चर कर रहा है, तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उसके अपने एटीट्यूड और परसेप्शन जो है वो केस स्टडी के को प्रभावित कर सकते हैं। मीन्स उसके जो बायसनेस है वो इसके रिलायबिलिटी को प्रभावित कर सकती है। इसमें डिफिकल्ट टू रिप्लिकेट होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिनको केस स्टडी में हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। टाइम कंज्यूमिंग है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बिगिनिंग से लेके जहाँ प्रॉब्लम्स एट प्रेजेंट टाइम तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, डिफरेंट सोर्सेज जो है अवेलेबल, जितने पॉसिबल सोर्सेज हैं उनसे ली जा रही है, तो ऑफकोर्स इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम टेकिंग मेथड है। और इसमें मेमोरी डिस्टॉर्शन इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। मेमोरी डिस्टॉर्शन कैसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन बिल्कुल बिगिनिंग से ले रहे हैं। जब क्लाइंट जो थी उसकी मदर प्रेग्नेंट थी क्लाइंट से,
तब से लेके उसके प्रेजेंट लाइफ तक बारे में रहते हैं, और टाइम बीतने के साथ मेमोरी फ्लड हो जाती है, उसमें बहुत से डिस्टॉर्शन या बहुत से डैमेजेस हो जाते हैं, जिससे मेमोरी जो है उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है मेमोरी डिस्टॉर्शन। वेल फॉर नाउ दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोई और साइकोलॉजी का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगी। Till then, take care. Bye bye. Thank you for being with me. Thank you.